So, welcome to Quality Conceptual. Today we will discuss ISO 9001 कि ISO 9001 क्या है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. What is the difficulty today the youngster and the new learners facing during the ISO 9000 implementation. करंट की जो इंडस्ट्रीज़ है हमारे ISO 9000 की सर्टिफिकेशन होने के बावजूद भी वो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही हैं. यदि इम्प्लीमेंटेड है तो उसको फॉलो करने में, कंटिन्यू इम्प्रूव करने में क्या डिफ़िकल्टी फेस आती हैं. एंड ISO 9001 के इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी कि आपका गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आपका रिजेक्शन एंड आपकी डेली वाइज जो प्रोसेस कंट्रोल हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है. ठीक है, ये सारे जो हिडन बेसिकली प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे ISO 9000 के इस इम्प्लीमेंटेशन में. और मैं जानेंगे कि ISO 9000 का केवल इम्प्लीमेंट होना और उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है. एंड एवरीवन विच इज़ ज्वाइंड इन योर इंडस्ट्री, हाउ टू टीच देम, हाउ टू create a culture of improvement, how to create a culture of understanding of quality management system. किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से आप उसको नॉलेज को इन्हेंस करेंगे. एंड केवल अपने जो लोकल एरिया है, अपना आपका जो डेजिग्नेटेड एरिया है उससे आप वन स्टेप अहेड आ जाके किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस या प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करने में आपका सपोर्ट दे सकते हैं बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन में. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करते हैं जो कि हिडन है, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से आती हैं. वो सब चीज़ें हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के लिए ही हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ISO 9000 के बारे में. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. यदि आप उसको इफ़ेक्टिव तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं देन इट विल इंश्योर कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इट विल प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम रिजेक्शन विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि आप जितने भी रिसोर्सेज आपके लगे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनका आप इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टेक केयर ऑफ करते हैं कि आप मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बेसिकली मैन, मटेरियल, मशीन, ठीक है, मेथडोलॉजी, इफेक्टिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स. तो ये सारे की सारी चीज़ें इन फॉर्म को ध्यान में रखते हुए तो 10 क्लोजेज में 1 बाय 1 इसमें डिस्टिंक्ट किया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसेस को सेटअप करना है, किस तरीके से आपको प्रोसेस को टाइमली रिव्यू करना है. ठीक है, इसकी इनपुट से लेके इसकी आउटपुट तक मैनेजमेंट को किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करे, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जिसके कारण आप एक इफेक्टिव प्रोडक्ट, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें. टाइमली रिव्यू कैसे करना है आपको कि आपकी जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट्स वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स आप किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं, किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को ग्रैब करते हैं. आपका जो इंस्ट्रूमेंट पार्ट है आप किस तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उसको जो मेज़र करते हैं वो सही तरीके से मेज़र करें, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी ना हो. आपकी जो टूलिंग है, जिग्स हैं, फिक्चर हैं, उनकी कंट्रोलिंग आप किस तरीके से आपको करनी है. आपको इवेल्युएट कैसे करना है कि टाइमली बेसिस पे, जिसको हम ऑडिटिंग पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स में, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स में हम फुलफ़िल करते हैं कि आपकी जो ऑडिट्स के थ्रू आप अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कि हाउ माय प्रोडक्ट इज़ फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, मेरी प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है. बेसिकली यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है आपके प्रोसेस में डेली वाइज, यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन हाउ यू टेक द काउंटर मेजर, क्या मेथडोलॉजी आपको पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपको काउंटर मेजर लेना है कि वो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो, वो चीज़ें दोबारा ना हो. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो का साइकिल है, जो PDC अप्रोच बेसिकली इसको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से आपको एक्चुअल प्रोसेस में आपको इम्प्लीमेंट करनी है और किस तरीके से आपको टाइमली वाइज अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रिव्यू करना है कि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है. टॉप मैनेजमेंट को किस तरीके से इवेल्युएट करना है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है और वो जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि 1 to 10 क्लोज में क्या रिक्वायरमेंट है और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से हमारी प्रोसेस को, हमारे प्रोडक्ट को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में किस तरीके से हमें सपोर्ट करता है. बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि यदि आप
जो ISO में जो रिक्वायरमेंट हमारी दी हुई है इनको टेक केयर ऑफ करते हो और इस तरीके की जो कंट्रोल है वो इम्प्लीमेंट करते हो, इट विल कंफर्म दैट कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक गुड प्रोडक्ट, आपकी प्रोसेस है वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और आपकी जो अबनॉर्मलिटी है प्रोसेस की वो आपकी कम से कम होंगी। तो इस चीज़ को ही हमें ध्यान में रखना है कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, कि क्या क्या रिस्क हम डेली बेसिस फेस करते हैं। उसके लिए भी ISO में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि यू शुड टेक केयर ऑफ रिस्क ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एवरी स्टेप प्लान डू चेक एंड एक्ट, बेसिकली 4 फेज PDC साइकिल। यदि मैं पूरे ISO को इस 4 फेज़ में डिवाइड करूं तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर भी इसमें एनालिसिस करना है कि किस तरीके से आपको रिस्क को एवेल्युएट करते हो, ताकि जो आपका जो मिनिमम इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपके प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे या इम्प्लीमेंटेशन पे आपको कम से कम मिले या बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ISO की जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है और एक अच्छा और इफ़ेक्टिव वे से हम उसको जान पाएँ। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि ISO 9000 का क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ISO 9001 2015, अब यहाँ 2015 का क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली अब तक ISO 9000 में 5 रिवीजन यहाँ पे अब तक हमें ऑब्जर्व हुए हैं, अब तक आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग थी ISO 9000 की वो थी ISO 9001 1987। बेसिकली जो लास्ट जो वर्डिंग है, लास्ट जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ईयर में ये रिवीजन यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आया था। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट रिवीजन था, फर्स्ट इनिशियल ये 1987 में हमें ISO 9000 को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, दिया गया था, फर्स्ट एडिशन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑन थर्ड एडिशन इसका आया था 2000 में एंड फोर्थ एडिशन आया था 2008 में एंड आफ्टर दैट हमारा जो फिफ्थ एडिशन था वो हमें रिसीव हुआ था ISO 9001 2015। मीन्स हमारा जो फिफ्थ रिवीजन था वो 2015 में हमें मिला था और जो कि नल एंड वॉइड कर देता है इसके जितने भी प्रीवियस जो एडिशंस आए हैं, रिवीजन्स आए हैं, उनको जो लेटेस्ट वन है वो पिछले लास्ट वन को क्या कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है। मीन्स वो एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं होगी। जो लेटेस्ट ISO 9000 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी आफ्टर इसके लेटेस्ट एडिशन के आने के बाद। ISO 9000 के हमने ऐसे डिस्कस किया है, इसके 10th जो क्लोजेस होते हैं, जिसका 10 क्लोजेस को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोल सकते हैं हम। इवन दो आप जितने भी ISO स्टैंडर्ड्स को देखेंगे उनमें मोस्टली 10 क्लोज आपको मिलेंगे। तो 10 क्लोज को कौन से होते हैं इसमें, फर्स्ट है इसका स्कोप, कि इसका स्कोप क्या रहेगा, एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट इसको बोल सकते हैं। सेकंड इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि इस स्टैंडर्ड को 9000 को एप्लीकेबिलिटी के लिए जो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव मीन्स सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो नॉर्मेटिव रेफरेंस उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मेटिव रेफरेंस कि इस स्टैंडर्ड को एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या हमें चाहिए, क्या किस रेफरेंस डॉक्यूमेंट का, किस प्रोसीजर का हमें रेफरेंस लेना है। थर्ड वन इज टर्म्स एंड डेफिनेशन। अब टर्म्स और डेफिनेशन क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जितनी भी टर्म्स का यूज़ किया गया है उनका शॉर्ट फॉर्म में उनका क्या मतलब है। बेसिकली कि जैसे मैं बात करता हूँ रिस्क की, कि रिस्क का क्या मतलब है इसमें, तो उसका रिस्क जो इस रिस्क के रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है को किस टर्म में रिस्क को बोल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है। वैसे ही अपॉर्चुनिटी के लिए क्या मायने है, क्या मीनिंग है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, उसको अपॉर्चुनिटी में लेते हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट की बात करूं कि टॉप मैनेजमेंट कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर रैंक पे है, जो टॉप ऑथराइज्ड बंदा होता है जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसको हम बोल सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट। तो इस तरीके से इन्होंने हर पर्टिकुलर टर्म्स का या जितने भी वर्ड्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं तो उनका एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है ताकि वो उसका जो मीनिंग है वो केवल इस ISO 9000 के स्कोप में ही रहे कि कोई और मीनिंग उसका हम ना लें। तो इसलिए इसको हम कवर करते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन फेज में। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, इट इज
कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो जहाँ पे जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी जगह पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेब्लिश कर रखी है, उसके क्या इंटरनल एक्सटर्नल इश्यू हैं, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको हम कवर करते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, और उनसे रिलेटेड जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो क्या हैं, ठीक है, ताकि उनको कवर कर सके और उनकी जो नीड एंड एक्सपेक्टेशंस की क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशन क्या हैं, उनको हम इस पर्टिकुलर क्लोज में कवर करते हैं। एंड इसमें हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ QMS की, इस जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या स्कोप रहेगा, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज क्या रहेंगी, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, तो वो हम स्कोप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है या किसी प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिलेटेड हम उसकी बाउंड्री, उसका स्कोप हम क्या करते हैं, कवर करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अकॉर्डिंग या इस दायरे में हम इस ISO को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप दिस ISO स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल बेसिकली। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट बोल लूँ मैं, टॉप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, कि इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आप किस तरीके से, QMS को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं आपने इफेक्टिव तरीके से वो रिसोर्सेज वहाँ पे ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन आपने प्रोवाइड करवा रखे हैं कि नहीं है, या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैनेजमेंट ने सफिशिएंट तरीके से QMS को इम्प्लीमेंटेशन के लिए इफेक्टिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रखे हैं नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है, कि कस्टमर के रिलेटेड हमारा क्या फोकस रहना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी जो कि हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ऑल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो क्वालिटी पॉलिसी है, जो जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं ऑल ओवर हमारे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, तो वो क्वालिटी पॉलिसी भी इस क्लोज के अंदर हम बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम वर्क कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, QA डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो क्या करते हैं, अपने अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सन की, जो किसी पोस्ट पे वहाँ काम कर रहा है, उसके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन, उसकी भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर हमारी कवर अप है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग किसके लिए? प्लानिंग हर चीज़ के लिए बेसिकली, कि हम किस तरीके से हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कवर करते हैं, ठीक है, हमारी जो ऑपरेशन की प्लानिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। यदि क्या 4M चेंज या चेंज मैनेजमेंट की बात करूं, तो इस चेंज मैनेजमेंट को हम किस तरीके से हमें कवर करना है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज में कवर करते हैं। 7 वन इज सपोर्ट फॉर द इफेक्टिव implementation of this QMS. we need to support from the all of the department and all of the resources. बेसिकली हमें मैन पावर चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए जो इसको QMS को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन करने के लिए एक प्लांट चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव प्लांट, मशीनरी चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी इफेक्टिव या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं इसको QMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे चाहिए। इन्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस मींस कि इस QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए, ठीक है, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो किस तरीके से हमें मैनेज करना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम कवर करते हैं। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट मींस जो हमारे प्लांट में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, मशीनरी जो हमारी यूज़ हो रही हैं, हम किस तरीके से उनको मॉनिटर करते हैं, किस तरीके से हम मेजरमेंट की एक्टिविटी करते हैं, हमारे पार्ट के मेजरमेंट करते हैं, प्रोडक्ट की मेजरमेंट करते हैं, तो वो पार्ट से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी हमारी मॉनिटरिंग की, मेजरमेंट की एक्टिविटी हैं वो इसमें कवर करते हैं। नॉलेज, कि आप किस तरीके से हमारी जो मैन पावर है विद इन द प्लांट उसको क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, ऑपरेटर लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे एंड टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आप किस तरीके से एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, एनहेंस करते हैं, ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिव तरीके से मैनेज हो सके। उनकी कॉम्पिटेंसी किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है,
टाइम टू टाइम एज पर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो इसमें हम कवर करते हैं। कम्युनिकेशन कि हाउ यू कम्युनिकेट विद इन द डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट कस्टमर, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद अवर स्टेक होल्डर, सप्लायर्स, कस्टमर्स। तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है हम इसमें कवर करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल कि विद इन द प्लांट हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं हम उनको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनका अपडेशन, उनकी कंट्रोलिंग, उनका रिवीजन, ठीक है, उनका अवेयरनेस एट ऑल लेवल कि वो सारे के सारे प्रोसीजर आपके विद इन द डिपार्टमेंट ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन आपको इफेक्टिव तरीके से उनके बारे में पता होना चाहिए। कब कब इसको आप अपडेट करते हो तो उसका अपडेशन की आप किस तरीके से नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हो, ट्रेनिंग देते हो, ठीक है। और उनका रिटेंशन किस तरीके से आप इनको जो ओल्ड ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज करते हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस पर्टिकुलर सपोर्ट क्लोज में कवर करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। जितने भी हमारे प्लांट में हमारी प्रोसेस हो रही है, जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, हाउ वी मैनेज दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, कि हम किस तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उन ऑपरेशंस को हम कंट्रोल करते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, वो रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हम इसमें कवर करते हैं। किस तरीके से हम कस्टमर को कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम जो चेंजेस हैं, 4M चेंज या चेंज मैनेजमेंट, उसको हम मैनेज करते हैं। डिज़ाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी हैं, जो न्यू डेवलपमेंट इसको बोलते हैं बेसिक, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी रहती है बेसिकली, प्रोडक्शन एंड सर्विस, बेसिकली यदि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो प्रोडक्शन, सर्विस में है तो सर्विस में, प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम किस तरीके से कवर अप कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स किसका, पार्ट से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, या किसी सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टेज वाइज मैं ऑपरेशन की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो स्टेज वाइज पार्ट की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू FG डिस्पैच। तो जितनी भी हमारी आइडेंटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है कि जो भाई WIP पार्ट है, ठीक है, FG पार्ट है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिंग पार्ट है, OK पार्ट है, NG पार्ट है, तो ये जितनी भी आइडेंटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इसमें ISO में डिफाइंड है, वो उसमें हम कवर करते हैं। तो ये ट्रेसिबिलिटी का मीन्स है कि मीन्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम किसी भी स्टेज पे कोई अबनॉर्मलिटी हमें मिलती है या किसी कोई इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करना चाहते हैं तो विद इन द प्रीवियस डाउन द स्टेज और अप साइड कि हम किस तरीके से उसको हम ट्रेसेबल कर सकते हैं, कुछ तरीके से चेक कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट कब बना था। हाउ वी कैन ट्रेस आउट ए प्रोडक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज 9th परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कि हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से जो हमने इंप्लीमेंट करी है, प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट कर रही है, वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम इवेल्युएट करते हैं कि हम किसी मॉनिटरिंग के थ्रू एंड मेजरमेंट के थ्रू। मॉनिटरिंग मीन्स डेली वाइज मॉनिटरिंग, वीकली मॉनिटरिंग, एनुअल मॉनिटरिंग। मीन्स जैसे कि टॉप मैनेजमेंट है, हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारा जो QMS है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेजरमेंट से रिलेटेड मीन्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं, जो हमारी प्रोसेस की जो आउटपुट है हम क्या करते हैं, डेली वाइज मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बेस पे हम क्या कर मेजरमेंट करते हैं। तो वो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारा QMS है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं है, जिसकी जो हमने रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश करी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो सही तरीके से हमें आउटपुट एज पर प्लानिंग करी है उस तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। एंड हमारे QMS की जो इफेक्टिव वर्किंग है हम इवेल्युएट करते हैं किसके थ्रू, ऑडिटिंग। एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अब वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लेवल है QMS का वो कितना है। दूसरा प्रोसेस ऑडिट करते हैं हम या प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं और इसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस और प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है
कितना कंफर्मिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो क्लोज है उसमें कवर अप करते हैं। एंड लास्ट इज 10th क्लोज विच इज़ द इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मीन्स कि हम अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको किस तरीके से डे बाय डे ओवर द टाइम पीरियड इस तरीके से हम इम्प्रूव करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी हम अपने QMS को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं वो हम इम्प्रूवमेंट फेज में लाते हैं। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में? इम्प्रूवमेंट इन आवर प्रोसेस, प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय, एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन आवर डेवलपमेंट एक्टिविटी। सो ऑल ओवर द एरियाज विच इज़ इन आवर स्कोप, जो हमने इनिशियल में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे QMS के स्कोप में जो आता है उस कंप्लीट एरिया को हम किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे, सो दैट जो हमारा QMS है वो इफेक्टिव तरीके से काम करे और उसमें हम वन स्टेप अहेड जा सकें, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो सर्विस इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से बेहतर बना सकें। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं कि हम अपना जो अबनॉर्मलिटी है, अबनॉर्मलिटी मीन्स जो हमारा रिजेक्शन है, ठीक है, उसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, आउटफ्लो को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से हम वन स्टेप आगे लेके जाते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि जिससे हम अपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी को प्रोसीड करते हैं। टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से टाइमली रिव्यू करती है अपनी प्रोसेस का, सो दैट इसमें जो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, प्रॉपरली रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करवा सके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सके आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप ऑन टाइमली बेसिस। सो इस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट फेज है वो एक PDC अप्रोच के थ्रू हम अपनी जो एक्टिविटी हैं उनको करते हैं, अपने गैप आइडेंटिफिकेशन करते हैं और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे एक्टिविटी प्लान करते हैं। सो ये सारी की सारी एक्टिविटी हम इम्प्रूवमेंट फेज में करते हैं। सो आई होप सो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और आपको जितनी भी हमने चीज़ें आज डिस्कस करी हैं, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी जो ISO जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है वो किस तरीके से आपका इम्प्लीमेंटेड है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और देन वी विल वन बाय वन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट वीडियो in which we will discuss about more about the ISO implementation and its requirement. So thank you for joining us, and I will surely assure you that in next discussion we will learn a lot of interesting thing which generally we avoid or we skip during the ISO training session. So that's it for today, and आपका बहुत बहुत धन्यवाद।